ख़ास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और ख़ास मुलाकात में एक ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। बहुत जज्बाती लीडर हैं और मास लीडर भी इनको कहा जाता है। अपने बलबूते कई बार जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। स्वागत है नमो आपका। बुद्धाय, कैसे जय हैं भीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिहार की सियासत वो एक तरीके से उबाल मार रही है और बिहार में सियासी झगड़े भी देखने को मिल रहे हैं। देश और के सियासत हाँ, में उबाल है, बिहार के सियासत में उबाल के पहलगाम है, सिंदूर है, ट्रंप है, देश की इकोनॉमी चौपट है। कंप्लीट देश में कहीं राज ठाकरे कूट रहे हैं हिंदी पट्टी को, तो कहीं कोई मार रहा है, कहीं आसाम में मार रहा है, भगा रहा है। तो देश के एक उबाल में थोड़ी सैया भेल कोतवाल, तो अब डर काहे का, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। देश देख नहीं रहे कि देश की सारी संस्थाएं खत्म हो गई। क्या बोले थे आज सुप्रीम कोर्ट के जज, ईडी सीबीआई सब दफ्तर बन गया, चुनाव आयोग। अब एन केन प्रकार देश की संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक दायित्व का खत्म करना, बिल्कुल देश को विभाजनों में बांट देना, नफरत के आधार पर टुकड़े टुकड़े कर देना। कहीं मणिपुर में उबाल है तो कहीं महाराष्ट्र में, बिहार झारखंड यूपी को कुटा जा रहा है, करट पिटा जा रहा है। खाली बिहार में उबाल है। बिहार में तो चलिए कहीं निगाहें कहीं निशाना, बिहार के बाद असम है, बंगाल है। पूरे देश को ये रह गए है। तो ये तो परिसीमन भी कराएंगे, साउथ नॉर्थ कर देगा, टुकड़े टुकड़े में बांटेगा। भैया आप इसको समझिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। SIR का मतलब जो आप जिक्र कर रहे हैं उसकी तरफ आपका इशारा है कि भाई ये जो एक तरीके से प्रयोग के तौर पे है। ये SIR हो तब ना। खाली महाराष्ट्र में क्या हुआ चुनाव में, कैसे आपको शाम के बाद इतने लाख वोटर ने वोट डाल दिया। चुनाव आयोग की चालाकी समझिए। इसके पहले एक साथ चुनाव होना था हरियाणा और वहाँ का, उसको 3 महीना बाद कर दिया, इसको 3 महीना पीछे कर दिया। आप सोच, उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ। आप लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग हाईजैक करते जा रहे हैं और हम लोग विपक्ष लोग हाथ पर हाथ धरे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कभी महाराष्ट्र, कभी कुछ, कभी कुछ। अब बिहार नहीं, आपके नेता और आप खुद भी तो मैदान में तो उतरे हैं बिहार में। भैया हम तो लड़ते ही रहते हैं, हम तो अकेला क्या करें भैया। खैर कोई स्थिति तो है नहीं। आपने कहा ना कि विपक्ष हाथ पे भैया हाथ धरे आप बैठा हमको है। एक बात बताओ, आज भी बोले राहुल गांधी। कभी चुप रहो, कभी आप जो हालात है, जो परिस्थितियाँ, मणिपुर पर देश में हंगामा हुआ, कल झारखंड, साउथ, तमिलनाडु सबका बंटवारा कर देगा, परिसीमन कर देगा। बिहार के बाद आसाम में 2-2 करोड़ वोट को ये निकालेंगे। क्या करोगे आप? जाति जनगणना की आवाज उठाई थी राहुल गांधी ने 2023 में। नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते, तो ऐलान कर दिया, नहीं कर सकते। जो बांध दिया कि भाई कब से कब तक होना है। जो जाति जनगणना की बात राहुल गांधी जी, जिसकी हिस्सेदारी, साझेदारी, भागीदारी, इसी के कारण तो SIR आ गया। जब लगा कि चुनाव जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है, प्रोसेस ही नहीं है। पर रास्ते क्या है सर? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक इल्तिजा तो की थी चुनाव आयोग से कि भाई आप राशन कार्ड को और इनको शामिल कर लीजिए, मगर मना कर दिया गया। आप एक बात समझिए, आप कह रहे हैं राशन कार्ड, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हम बाहरी को निकालना चाहते हैं तो मिर्ची लग रही है। तो बाहरी को तो निकालने के लिए कौन मिर्ची, 16 साल से 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कौन मिर्ची है? आप अतीक को मरवा दिए, मुख्तार को मरवा दिए, शहाबुद्दीन को मरवा दिए। जो लोग लग रहा था कि ये मुस्लिम के इशूज, अन इशूज पे लड़ाई लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, जो लोग समझौतावादी हुआ नहीं हुआ। आप क्या हुआ, आप उठा करके देखिए। नहीं ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम लीडर बीजेपी के साथ तालमेल घालमेल रहता है, उसके साथ उठा के देखिए। ठीक है, उसको कहाँ, वो नहीं मरेगा। SIR का जिक्र आपने किया, इसका मुस्लिम एंगल क्या है? भैया कोई मुस्लिम एंगल नहीं है। आप इसको, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप अभी हमको एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये आप अभी पर्चा आप 6 महीना पहले किए, फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई भैया? आप जरा, वही तो पूछ रहा हूँ सर। सुप्रीम कोर्ट भी जो है एक तरीके से अब ये बीजेपी के झंडा से प्रचार कर रहा है। ठीक है, ये बीजेपी चुनाव आयोग का काम बीजेपी का झंडा करेगा। सही। BLO जा करके घर जाओ, गाँव जाने रहा, वैसे नाम लिख रहा है। अब ये अभी कुछ हुआ नहीं, वोट दे दिया कि 51 लाख वोट कटेंगे।
ठीक है। ये मैं देखिए वही कह रहा हूँ कि 51 लाख। विपक्ष के पास सर रास्ते कौन से हैं, वही मैं भैया, जानना चाह रहा मैं हूँ, वही क्योंकि बात तो- सुप्रीम कोर्ट भी गए मगर सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा अब मतलब- आप हमको एक बात बताइए ना, नहीं सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा तो 60-70% न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा रखना ही पड़ेगा, और सर्वोच्च न्यायालय पर तो भरोसा, रास्ता क्या आपके पास? सदन में आप हिटलर की तरह चलाते हो, आप सीधे कहते हो कि नथिंग ऑन गो एंड रिकॉर्ड आई से, मैं जो कह रहा हूँ कोई चेयर तेयर कोई मीनिंग नहीं रखता। फिर जो है उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं शाम को ही। भैया आपने ट्वीट भी किया कि इसके पीछे की बहुत गहरी भैया साजिश है, आप क्या है हमको वो? थोड़ा आप सा हमको एक बताइए। बार पहले एसआईआर पर आ जाते हैं तब उस पर आते हैं। ठीक। आप हमको एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, 6 महीने के तुरंत बाद एसआईआर, जबकि चुनाव है 3 महीने के बाद, 73% बाढ़ से लोग घिरे हुए हैं, 3 करोड़ बाहर है। आप इतने ही संतोष होना था तो बाद में करा लेते या पहले करा लेते? कौन आपको रोक रहा था? आपकी सरकार थी। आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चूड़ी पहन लो। चुनाव आयोग को तो आपने अपना दफ्तर का चपरासी बना ही लिया है, धृतराज तो हो ही गए हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सैया भेल को तो आप बना लो, जो बनाता है सो कर लो, मुख्य कानून है। अब आप क्या कर रहे हो? कौन रोक रहा है आपको? पहले कर थोड़े कह रहे हैं कि जो लोग, तो आप 6 महीना पहले आपको नहीं पता था क्या हो रहा है? एक दूसरी बात कह रहे हो कि आधार कार्ड मनमोहन सिंह जी ने लाया और आपने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया। आधार से आपने लिंक कर दिया सारी चीज़ों को, राशन कार्ड को, वोटर कार्ड को, सबको। चुनाव आयोग ने भी कहा कि आधार कार्ड को आपको लेना चाहिए, आपको सलाह दिया, आपने उस सलाह को नहीं मानी। अब बार बार कह रहे हो कि नहीं। और राशन कार्ड जिसकी बिना पे आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 84 80 करोड़ से ज्यादा, वही 84, तो उसको भी मानने को तैयार नहीं। 11 साल आप, 6 साल अटल जी, दोनों इसी वोटर लिस्ट पर, इसी वोटर आईडी कार्ड पर आपको वोट दिया है। तब तो फर्जी है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री फर्जी हैं। तो पहले आप तय करिए अपने बारे में, गलती किसकी? आप कह रहे हो कि पैसा दे करके बना लिया। तो 18 जिले में तो गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है, बिहार में 37 जिलों में 100 से ऊपर है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड तो मरने के बाद भी एग्जिस्ट करता है। देखो एनआरसी से ही माइनॉरिटीज के लोग सतर्क हैं, उनको पता था कि मरता क्या नहीं करता। उसने कागज पूरे करा लिए। उनको रास्ता नहीं था। कोई नेता ऐसे समय में नंगा तार समझता है मुसलमान कि सीमांचल के मुसलमानों ने थोड़े ज्यादा कुछ बनवाए हैं, कुछ ऐसा भैया हम कह रहे हैं पूरे 37 कहाँ सीमांचल, दिल्ली में 150 के लगभग, 100 से ऊपर 150 के लगभग पास है। सीमांचल में कहाँ कुछ है भाई? अभी आपने पर्चा दिया, अब पर्चा लिया नहीं ये एग्जाम का, और फिर दूसरा एग्जाम सर पे। नहीं आप कह रहे हो कि हम म्यांमार के हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के, कैसे बोल रहे हो जब आपने पढ़वा नहीं किया? अच्छा बीएलओ कहीं जा नहीं रहा, सीधा लिस्ट बना के बीजेपी को दे देगा, संस्थाओं को दे देगा बीजेपी फॉरम 6, और जहां उनको वोट नहीं मिलेगी कभी वो, जहां कम मार्जिन से जीतता है वो, वहां नाम हटा देगा। अब देख लेना 51 लाख कौन लोग हैं? आप पहचान पत्र ले ही नहीं रहे हो, कागज ले ही नहीं रहे हो, बीएलओ जा ही नहीं रहा है, नाम लिख रहा है, जो जा भी रहा तो बाप का नाम पूछ के लौट रहा है। बाढ़ के भीतर जा ही नहीं रहे हो, 3 करोड़ बाहर हैं, एसआईआर के नाम पर आप बीजेपी को बैठाना चाह रहे हो। बीजेपी ऑलरेडी है, अब क्लियरिटी के साथ बिठाना चाह रहे हैं। नहीं वहां बैठाना चाह रहे हैं। अच्छा, आपने एक ट्वीट किया था जिसका मैंने जिक्र किया, और उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं बिहार और एसआईआर से जोड़ करके देखा जा रहा है। आपने कहा कि जो जगदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन किया उसके पीछे की एक बड़ी लंबी व्यवस्था, बड़ी कहानी है। तो कुछ मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब क्या नीतीश कुमार को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे, और क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार के बेटे जो है डिप्टी सीएम बनेंगे? तमाम कहानियां सर चल रही हैं मार्केट में। भैया ये बड़ा झगड़ा है, ये आरएसएस और बीजेपी के बीच का झगड़ा है। अच्छा। अमित शाह जी और जोगी जी के बीच का झगड़ा है। ये सब कोई बिहार का बिहार से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये और लगातार कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे जस्टिस वर्मा और भी जस्टिस का अभियोग की सब बातें चल रही थी। फिर 4:30 बजे मीटिंग कॉल की संसदीय प्रणाली के साथ हमारे एडवाइजरी की, तो उसमें ये लोग गए नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमार होते तो पहले रिजाइन करते। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला बार 2 साल पहले कोई उपराष्ट्रपति जाकर के चुपचाप गया यहाँ से और एकदम स्वस्थ है, गया राष्ट्रपति को जाके रिजिग्नेशन दिया, आके ट्वीट कर दिया। आप कह रहे हैं कि इसका कोई ताल्लुक बिहार से नहीं है, ये एक अलग कहानी पक रही है। बिल्कुल, बड़ा खिचड़ी है। तो बिहार का क्या है? और एक दिन के बाद ट्वीट कर दिए, मोदी जी स्वस्थ की कामना करता हूँ, बस। बिल्कुल। अब समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा कि मोदी जी वर्सेस मामला चल रहा था। जी 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 जी।
थोड़ा बिहार की कहानी को समझाइए सर। बिहार में भी खिचड़ी पक्की पड़ी है, बिहार में बहुत सारी पार्टियां जो मैदान में उतरी हुई हैं। ठीक है, पप्पू यादव जो है वो भी एक है, अपना एक उनकी भी जिम्मेदारी पप्पू है। यादव तो एसोसिएट कांग्रेस है, बिल्कुल ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये देश की जो स्थिति है, जो बंटवारे की है, गृहयुद्ध की स्थिति है, जो देश के स्वाभिमान के सवाल की स्थिति है, जो हमारे सेनाओं के स्वाभिमान के है, युवाओं के रेस्पेक्ट और रोजगार का है, किसान जिस तरह मर रहे हैं, तो हमारा तो साफ है कि एनडीए की जो पॉलिटिकल स्टेट है बिहार, और वहाँ से एक मैसेज जाए और 2029 की जीत की शुरुआत वहाँ से हो। तो हम खाद बन के भी और पूरा का पूरा जितना अपमान होना पड़ेगा हम हो करके भी चाहेंगे कि एनडीए अपमान कब हो गया आपका? यही जो वीडियो वगैरह चल रही है उसको लेकर के? आपको जाना ही नहीं है। देखिए, अच्छा, पप्पू यादव, नहीं आपने अपमान कहा ना साहब। वही मैंने कहा, जितना भी चुप रहना पड़े, अपमान हो, और वीडियो पप्पू यादव काहे का चलेगा भैया? बंद का कॉल हम ही देंगे। मेरे नेता ऊपर में थे, आइडियोलॉजिकल हम कांग्रेस के वैचारिक साथ हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारा रेस्पेक्ट है राहुल जी के प्रति सीमा से ज़्यादा है, क्योंकि जो सच है, जो सच्चाई वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो दिखते हैं, उनको लोभ नहीं है, अहंकार नहीं, लालच नहीं है। लगातार जिस तरीके से वो दिख रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप तो ये बीच में अपमान कहाँ से आ गया? मैं लगातार, यदि मैं कहीं चुप हूँ एक साल से, जब मैं कहीं काम कर रहा चुप हूँ, है या चुप किया जाता है सर? नहीं, कोई चुप नहीं करता पप्पू यादव को। पप्पू यादव को कोई चुप भी नहीं कर सकता। पप्पू यादव को परिस्थितियाँ चुप करती है। पप्पू यादव जो 7 बार निर्दलीय है, जो अवार्डेड है दुनिया में, हर गरीब के आंसू पोंछते हों, और हर गरीब को मैं भगवान मानता हूँ। मेरे लिए जो गरीब है, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, जो एक रिलेशन है, एक जो हमारी फीलिंग है माइनॉरिटीज़ के साथ, गरीबों के साथ, जो पागलपन, जो कोई पॉलिटिकल रिश्ता मेरा और माइनॉरिटीज़ के बीच नहीं है, मेरा फैमिली का रिश्ता है। जो सीमांचल है, कोसी है, मिथिलांचल है, ये जो इलाका है, वो मैं कभी भी, मैं औरों की तरह पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक या मुसलमान का और मेरा रिश्ता बीच में वोट और सियासत का नहीं है। मेरा जो अंबेडकर की सोच थी, उस रिश्ते के साथ दलितों का, दलित को मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि मैं उनके आंसू को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मैं कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जहाँ 25,000 से लेके लाख 2 लाख तक लोगों की मदद नहीं पहुँचाता हूँ। हर कोरोना हो, बाढ़ हो, तूफान हो, इसके लिए मशहूर है आप, इसी के लिए जो है निर्दलीय मेरा ख्याल सबसे ज्यादा बार जीते हैं आप। तो इसीलिए जो ऐसे इशूज पर मैं बिल्कुल साफ हूँ कि इंडिया गठबंधन जीतनी चाहिए। वैसे सिचुएशन क्या है? क्या अपने बूते इंडिया ब्लॉक क्या है इस पोजीशन में? देखिए, कांग्रेस, प्रशांत किशोर, यदि राहुल गांधी जी के विजन के हम साथ चलेंगे तो हम जीतेंगे। अब प्रशांत जी और नहीं सब देखिए, वो भी घूम रहे हैं, देखिए वो भी घूम रहे हैं, और वो भी क्लेम कर रहे हैं कि मेरी इतनी सीटें आएंगी। वो कह रहे हैं 120 सीटें अगर मेरी आई तो मैं मानूंगा मैं जीता ही नहीं। भैया, मैंने क्या बात करते हैं, कौन दुनिया में आप, किस जगह हैं आप? अब ये तो सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। भैया उनसे पूछिए, वो ज्योतिष हो सकते हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, ओबीसी भी लड़ रहे हैं, सब लड़ते हैं, सबको अधिकार है। भैया बिहार में क्या लगता है ऐसा कि जैसे 60 लाख का टेंट और बेनेटिंग वैन पर और बिरयानी और मटन खिला करके और ब्लैक मनी से बिहार को आप नहीं देख सकते उस चश्मे से ना। बिहारी आपको तो अब सावन का महीना चल रहा है, मटन तो अभी लल्लन सिंह भी खिला रहे हैं, बिरयानी तो वो भी खिलाते हैं। और ये बात आप समझिए, शुरू से वो बिरयानी या मटन और ब्लैक मनी के पैसे से इंस्टाग्राम और सब कुछ को खरीद करके वो कर रहे हैं, आप इसको समझिए। अच्छा, ये जो फैक्टर है, ये चाहे प्रशांत किशोर फैक्टर हो या ओवैसी फैक्टर हो, प्रशांत नहीं मैं ओवैसी फैक्टर भी आता है, सुनिए ना, तो क्या कहीं कुछ खेल बिगाड़ने के लिए मतलब नहीं, प्रशांत किशोर जी अपने जात का वोट ले सकते हैं। और अभी जो सामाजिक चेतना और राजनीतिक भूख बढ़ी है, और जिसकी जो राहुल गांधी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं, उसमें ये लोग कहीं आएंगे क्या? अभी ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के लोग ही अभी 30-40 साल मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये सपना, आप कभी नौकरी करने गए राहुल गांधी के साथ, कभी आप वहाँ से भागे फिर चले गए मोदी जी के साथ, वहाँ से भागे तो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए नीतीश जी के साथ, वहाँ से भागे तो चले गए आप जगन रेड्डी के साथ, वहाँ से भागे तो चले गए ममता के साथ, वहाँ से भागे तो आप चले गए अमरिंदर के साथ, वहाँ से भागे लुटिया डुला के चले गए खाट रैली करने, वहाँ से भागे तो चले गए आप उद्धव ठाकरे के यहाँ, वहाँ से भागे तो आप चले गए अरविंद के यहाँ, वहाँ से भागे तो आप कहते हैं कि हम बिहार अब फर्स्ट, हमको बिहार जग गया। अरे कहाँ से बिहार जग गया? जेपी लोहिया कर्पूरी जी, ये कर्पूरी की
कितना यातनाएं सही है, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, जगदेव बाबू आपकी भारी भादो गोरी कलाई कादो में भादो, आप इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई, तो आप इसको ऐसे ऐसे मत समझिए। वैसी फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? इतना आप छोड़ दीजिए, ये सब तो इधर से उधर डगरा के बैगन की तरह, कुछ पार्टी के लोग उधर जाएंगे इधर जाएंगे, माफिया अपराधी दादा ये ताकतवर तो वो वहां जाके 10 बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को जो है वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हो जाना चाहिए। भैया देखिए, एक बात समझिए, यदि आप एक तरफ आरएसएस को कहते हैं एग्रेशन, तो एक एग्रेशन इधर भी है, तो जब उस एग्रेशन की बात करिएगा तो इसको भी करना पड़ेगा। कल के दिन आपको एक सवाल खड़ा हो जाएगा। ओबीसी साहब को राइट है चुनाव लड़ने का, अधिकार है, वो जनता तय करती है और करेगी क्या होना है, और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ ओबीसी साहब को। लेकिन इस वक्त के बाद और जो हालात हैं इस कंट्री में, मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी के प्रति और उसके विजन के प्रति जो ईबीसी एसटी एससी और माइनॉरिटीज़ का जो एक रेस्पेक्ट बढ़ा है, उसमें कोई वोट का बंटवारा नहीं होना है, और इंडिया ब्लॉक हम राहुल गांधी जी के विजन पे जीतेंगे। 2024 के जो ये आम इंतखाबात थे, उसके बाद जितने भी राज्यों में इंतखाबात हुए, मतलब असेंबली इंतखाबात, जम्मू कश्मीर और झारखंड को छोड़ दे तो मोटे तौर पर वो इंडिया ब्लॉक को हार का सामना करना पड़ा। उस नजरिए से अगर आप देखें, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, तो बिहार का क्या कुछ होने वाला है? नंबर एक, इसी के साथ ये है कि कांग्रेस क्या अपने बलबूते अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत में कभी आ पाएगी कि नहीं? कांग्रेस ही तो कश्मीर से कन्याकुमारी है, वही तो समुद्र है बिहार में, वही तो विजन है बिहार में। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सभी जगह इन्होंने चोरी कर करके पिछले दरवाजे और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से कुछ किया है। और फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से 10,000 किलोमीटर राहुल जी और जिस विजन के साथ लगातार ईबीसी ओबीसी के सवाल को लेकर, आरक्षण के सवाल को लेकर के वो उठा रहे हैं और मामला उठा रहे हैं, तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि राहुल गांधी जी इस देश के 90-92% लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं। वो जात पात की बात नहीं कर रहे, वो यूथ के रोजगार की बात कर रहे हैं, वो किसानों के की बात कर रहे हैं, वो नौकरी की बात कर रहे हैं, वो नफरत खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो लोगों को पॉजिटिव साइड अच्छा लग रहा है, इसलिए आप उस पर कुछ सोचिए। लोग पूछते हैं, बहुत बड़े राज्य है सर, एक यूपी और एक बिहार, बहुत बड़े राज्य हैं ये, और एक अच्छा खासा वक्त हो गया है आउट हुए हुए, मतलब उसमें, तो ऐसे में क्या कुछ क्या तौर तरीके हैं कांग्रेस के लिए बिहार में अपने पांवों के ऊपर खड़े होने के? हमारा प्रयास और मजबूती के साथ रहेगा, किसी भी कीमत पर बिहार को हम सेव करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस का जो स्टीयरिंग है पार्टी का, वो किसी और के हाथ में है, इशारा होता है क्या करना है क्या नहीं करना, और यही वजह है कि वो चाहे कन्हैया हो या फिर आप हो, उन दोनों को। मैंने कहा वो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, अपने नेता के विजन के साथ चलेगा, और कांग्रेस के रेस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा था जिसको लगातार उठा रहे थे और उस पर आपने बात भी करी, मगर फिर बात यह है कि बिहार चुनाव आ रहे हैं और ये जाति जनगणना, कास्ट सेंसस का, इसको लेकर के मतलब बिहार पे क्या कुछ इम्पैक्ट इसका देखते हैं? राहुल गांधी जी का जो कास्ट सेंसस है, वो है इकोनॉमी, वो है एजुकेशन, वो है राजनीति, वो है सामाजिक चीज़ों को बढ़ाना। आप जाति गणना करने और ये बस जाति जनगणना करके एक लव लेटर की तरह लिफाफा में बंद कर देना नहीं, उसकी भागीदारी के साथ जो तेलंगाना में हुआ, जो अन्य जगह हो रहा है, जो सभी इंस्टीट्यूशन में जो वो बात कर रहे हैं, तो ये है उनके विजन। तो असर तो जो दलित पढ़े लिखे हैं, एसटी हैं, एससी है, ईबीसी के बच्चे हैं, वो सीधा राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं करेंगे। आप इसको उठा के देख लो, भरोसा बढ़ रहा है, मतलब आप ये कह रहे हैं? नहीं, मगर वो फिर नतीजा मैं कहता हूँ जो नतीजे आए हैं विधानसभा चुनाव में, जो नतीजे आए हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं वो कंप्लीट रूप से हर कीमत पर राहुल गांधी के साथ स्टैंड करेंगे, ये पूरा भरोसा है, पूरा। ठीक है। पप्पू यादव जो है वो मतलब बिहार पॉलिटिक्स पे ही अगर बात करें हम, तो क्या कुछ भूमिका देख रहे हैं अपनी, क्या भूमिका है? मैं एक वर्कर हूं और जो पूरे बिहार में वर्कर का दिल तोड़ा जाता है बीच बीच में। नहीं, चलिए वो दिल टूटता रहता है। बिहार के जो जनता है वो मेरे लिए स्वाभिमान का विषय है। हवा से पहले, एम्बुलेंस के पहले पप्पू यादव पहुंचता है। कोरोना हो पप्पू, बाढ़ हो पप्पू, तूफान हो पप्पू, सुखाड़ हो पप्पू, यूपीएससी हो पप्पू, बीपीएससी हो पप्पू, एसएससी हो पप्पू, इंजीनियरिंग हो पप्पू। तो पप्पू का मतलब क्या है? पप्पू का मतलब है कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट मदद। जहाँ सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से एक रास्ता खुलता है। तो हमारी जो दायित्व और जिम्मेदारी कांग्रेस की भूमिका होगी, उसको मजबूती के साथ, कोसी है, सीमांचल है, बिहार है, उसको हम बड़ी ताकत के साथ देखेंगे। मुस्लिम तबका जो है अपने आप को थोड़ा सा कहीं अलग थलग और थोड़ा आइसोलेटेड महसूस करता है, क्या वजह लगती है और इसके रास्ते क्या हैं बाहर निकलने के? बिल्कुल, जिस तरीके से हर बातों में उनको द्वितीय दर्जा, तृतीय दर्जा, मतलब उसको एक
भारत में ही, अपने ही देश में अपने एकदम तीसरे पौधान पर हमेशा नफरत की। अब अभी साथ वाला क्या हुआ, कोरोना में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कहीं भी ये जमात नहीं है। जमात के बारे में क्या क्या जवाब देंगे? जमात के नाम पर, साथ के नाम पर कोरोना लाया ट्रंप, और साथ के नाम पर जो अब मुस्लिम से नफरत करवा दिए देश में। तो उस वक्त भी मुसलमान को लगा क्या हम अपने देश में नहीं है क्या हम नागरिक नहीं है यहाँ के? क्या थूक फेंकवा दिए आप दूध के दुकान पर, सब्जी के दुकान पर इतना आइसोलेशन आप हमेशा करते रहते हैं। हमेशा आप मुद्दों को मामला कुछ होता है, एनआरसी का मामला कुछ है, तलाक का मामला कुछ है। आप तलाक यदि किसी विचारों से, किसी धर्म और किसी मजहब के चीज़ों का है, वो पारिवारिक चीज़ों का है, उसको भी आप नफरत में बदल देते हैं, हिंदू मुसलमान करवा देते हैं। फिर जब वक्फ की आई, वक्फ का मुद्दा अलग है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, अलग अलग धार्मिक चीज़ों की चीज़ है। गुरुद्वारे को भी है, मंदिर को भी है। आप वक्फ के मुद्दों पर इस तरह करने लगा कि हिंदू मुसलमान का कुछ खा गया, कुछ बात हो गई। हर चीज़ों में आप अवसर ढूंढते हो, हर चीज़ों में नफरत घुसते हो। ऑपरेशन सिंदूर में भी आप नफरत करने की कोशिश की पहलगाम वाले में, जबकि सारे माइनॉरिटीज़ के लोगों ने वहाँ मदद की, सभी ने सेवा किया, कोई मतलब नहीं था। और आप पहलगाम के तरह आप माहौल बनाना चाहे इस चुनाव के चलते। तो आप जब भी कोई घटना घटती है, जबकि 38 घटना घटी, इतने लोग मारे गए, आपको जमात के बारे में पता नहीं था क्या? आप क्यों साथ को आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए अभी तक? अब तो हाईकोर्ट बरी कर दिया, क्या आप उस नफरत को लौटा के देंगे क्या? अब जमात अल्लाह की और इस्लाम की बात करता है पूरी दुनिया में, आपकी मदद करता है। अपने कंट्री के साथ जमात का रिलेशन है। बाहर जब भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जिस देश में होती है, गल्फ कंट्री में, अन्य चीज़ों में, वहाँ जमात कोऑपरेट करता है। आप क्यों नहीं अपने सिपहसालार जो हैं डोभाल से क्यों नहीं पूछते हैं कि जमात कितनी बार उनको बचाया? और हो सकता है कि गिरफ्तारी से डोभाल साहब नहीं बचाया हो, साथ साहब को। तो उसमें क्या दिक्कत, उसमें है ही। वही तो बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा, ये तो सर, ये चीज देखिए आपका नजरिया है। नफरत करा दिए ना। ठीक है, सही है। जैसे आप कभी मनुस्मृति में दलित से अब नफरत कराते थे, झाड़ू नहीं लेगा, पानी नहीं पिएगा, ये नहीं पिएगा, घोड़ा पर नहीं बैठेगा, जिसके खिलाफ एक बड़ी संघर्ष हुई। मनुस्मृति, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम, एक लंबा संघर्ष हुआ। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, एक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लंबा। अभी भी आप दलितों को आप देखिए, मंदिर धो देते हो राजस्थान में, आज भी आप दलितों से नफरत करते हो। आज भी आप रामजी लाल सुमन के घर को तोड़ दिए रंगा संगा जी के सवाल पर। तो इनकी मुसलमान से नफरत कम है। और जगह ये जाकर के जब गल्फ कंट्री जाता है तो ये बाप बना लेते हैं। कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है आपको? ये जो नफरत का माहौल है हिंदुस्तान में, मुसलमान वाकई खुद को मतलब महसूस करते हैं कि उनको क्यों बार बार सर्टिफिकेट जो है उनसे मांगा जाता है कि भाई तुम हो कि नहीं हो? मुसलमानों से नहीं मांगा जाता है। देखिए, ये चाहते हैं कि जो सबसे बड़ा भाग है 27% दलित, ST SC, वो किसी भी कीमत पर उनको आरक्षण न मिले, एजुकेशन में आगे न बढ़े। वो इनके कट्टरवाद हिंदुत्व को, सनातन नहीं माने, सनातन को नहीं माने। हम लोग सनातन को मानने वाले हैं, हम लोग सर्वधर्म समभाव हैं, वसुधैव कुटुंबकम है। ये दलितों पर हमला, EBC पर इनका हमला रहता है कि उनको आगे नहीं बढ़ने। मुसलमान, देखिए मुसलमान का ये क्या बिगाड़ेंगे? मुसलमान या कोई भी सनातन अपने भगवान नहीं, आप हिंदू हैं, आप प्रॉपर हिंदू हैं, क्योंकि वो तो ऐसा मानते हैं कि जितने भी मैं कृष्ण बन सकता हूं, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है सर, मानवतावादी हूं, मैं इंसानियत। तो वही मैं जानना चाहता हूं, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? आपके मुताबिक हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं मानते कि आप लोग हिंदू हैं। हिंदुत्व की परिभाषा है वसुधैव कुटुंब, बुद्ध, कबीर, कृष्ण, राम, जिसने मर्यादा को नहीं लांगा, जो सबके विचारों का अधिकार का ख्याल रखा। हिंदुत्व की परिभाषा सनातन है। सनातन की परिभाषा है सर्वधर्म संभाव। सनातन को तो आपके लोग गाली देते हैं साहब, साउथ वाले। अब देखिए तमिलनाडु में जो है वो क्या सनातन को लेकर के बोलते हैं। मैं एक बात बताऊं, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक विचार है, सनातन एक जीने का वे है। सनातन किसी भगवान की, आप चलते हैं सनातन पे? बिल्कुल बिल्कुल हूँ, सनातन हूँ, तब तो वसुधैव कुटुंबकम हूँ, तब तो एक इंसान हूँ, तब तो मैं एक दुनिया में अपने से ज्यादा दूसरों के विचारों को रेस्पेक्ट करता हूँ। सनातन वो है जो दूसरों के अधिकार के लिए जीता है, उसको सेव करता है। तो ये बात कैसे समझाई जाए लोगों को? भैया, वक्त और परिस्थिति समझा देगा। नफरत बहुत दिनों तक नहीं चलता, और इंडिया में नफरत का कोई जगह नहीं है। ये मिटा देगा, आप चिंता मत करो। चिंता तो होती है, थोड़े से वक्त लगते हैं, थोड़े से वक्त लगेंगे,
आप मत घबराओ, सब कुछ ठीक होने वाला है, आप कह रहे हैं। जस्ट नो गो एंड आउट। प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप हर आदमी को अपनी विचारधारा पर चलना चाहिए। आपको भी इस्लाम पर की आइडियोलॉजी को देखो कि मोहम्मद साहब ने कैसे जिया, उन्हें भी आत्मा दी गई। यजीद, पूरी दुनिया यजीद के साथ थी, लेकिन मोहम्मद साहब तो मानवता नहीं छोड़े, कबीर भी नहीं छोड़े, इंसानियत को नहीं छोड़े, कृष्ण ने भी नहीं छोड़ा, सारी यातनाएं दी गई। हजरत हुसैन को कुर्बानी देनी पड़ी। आप अपने थॉट प्रोसेस को मत छोड़ो। आप जरूरी नहीं है कि हर बात में प्रतिक्रिया देना। मैं मानता हूं, ये मुसलमानों के लिए सलाह है आपकी कि भाई थोड़ा खामोश भी रहा करो। नहीं, खामोश तो रहते ही हैं मुसलमान, लेकिन जो यंग जनरेशन है खामोश नहीं रहते। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कैसे एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि जो निर्णय है भारत का संविधान का वो हम मानेंगे। लेकिन कुछ जज्बाती लोग हैं ऐसे जो ओवर रिएक्टिव बस है। मना करते हैं, जिसके चलते इस्लाम पर सवाल खड़ा हो जाता है। तो वो ऐसे मुसलमान जो बचकाना करते हैं, उत्तेजना में आते हैं, एग्रेशन में आते हैं, किसी टीवी चैनल पर जाकर के फालतू बात करते हैं, उनसे उनको बचना चाहिए। क्योंकि बीजेपी वाले ने ये चुन लिया है कुछ लोगों को कि इसी मुद्दों से, इसी एक बिंदु से हमको देश में बांट देना है, हमको देश में कहना है देखो क्या बोल रहा है, ओबीसी क्या बोल रहे हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि दलितों ने सदियों से जितना यातनाएं सही, आज तक उनकी अधिकार की बात नहीं हुई, उनको सत्ता नहीं मिली। और हमको उनके सत्ता की बात करना पड़ेगा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। माइनॉरिटीज को बहुत द्वेम दर्जा और त्रेम दर्जा बना करके रखा गया, हमेशा नफरत को आधार बना दिया गया। जबकि मैं इतना जानता हूं कि आज 20 करोड़ माइनॉरिटीज है। जब हम 150 करोड़ होंगे तो माइनॉरिटीज 30 करोड़ होगा। हम जब 200 करोड़ होंगे तो माइनॉरिटीज 50 करोड़ 60 करोड़ होगा। तो भैया हम 300 करोड़, ये बताया जाता है कि 2050 तक जो है ये बढ़ जाएंगे। भैया कहां से बढ़ जाओगे? 2011 कहां के से बढ़ सेंसस जाओगे? के मुताबिक, बिल्कुल सही है आपकी बात, भैया कहां से 2011 बढ़ के जाओगे? सेंसस के मुताबिक तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान है और 112 करोड़ के करीब जो है आज की पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदू भैया है। 122 करोड़ हम लोग हैं। आप कहां से बढ़ जाओगे भैया? सवाल नहीं उठता। सिख भी है, ईसाई भी है, सवाल नहीं उठता। इस जन्म में नहीं हो सकता। अभी राहुल गांधी का आपने जिक्र किया साहब, और राहुल गांधी को 2024 के जो रिजल्ट आए उसके बाद जो उनकी परिपक्वता है, खासतौर से वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो लगातार बढ़ती गई है। मगर फिर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं भारत की पॉलिटिक्स और राहुल गांधी? मूर्ख आदमी सवाल करते हैं। अब गडकरी जी पर यदि कोई कांग्रेसी कुछ बोले तो मैं इसको सही नहीं मानूंगा, या पप्पू यादव बोले तो। अटल जी पर कोई बोले तो मैं नहीं मानूंगा सही। अटल जी एक रेस्पेक्टेबल आदमी थे, वो कभी भी नफरत की राजनीति नहीं किए किसी कौम धर्म को। हाँ, वो अपने विचारधारा पर चलते रहे, इनको भी विचारधारा पर चलते कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो हमेशा सियासत के लिए जिस तरीके से नफरत की, कभी कांग्रेस ने तो आज तक बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया, कभी जात पात नहीं किया, कभी इस देश को बांटने की कोशिश नहीं की, या नफरत नहीं की, या साउथ नॉर्थ नहीं किया, या कपड़े के रंग पर नहीं गए। हमेशा इकोनॉमी, हमेशा एक स्वस्थ पॉलिसी, लोगों की एजुकेशन पॉलिसी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, वन नेशन वन एजुकेशन, हेल्थ, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, मनरेगा, डेवलपमेंट की बात की। और राहुल गांधी उसी नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नरसिम्हा राव, राजीव गांधी जी का पंचायती राज, इन सारे मुद्दों को, मनमोहन सिंह की लिबरलाइजेशन, सारे मुद्दों को लेकर के इस देश के युवाओं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको उम्मीद है मतलब राहुल गांधी एक दिन मुझे बहुत जहां उम्मीद पहुंचना है है, उनको वो पहुंचेंगे? मुझे बहुत उम्मीद है कि एक दिन इस देश के यूथ राहुल गांधी को अपनी खुशियां, अपने जीने का अवसर समझेंगे। और आर्थिक आज़ादी के अलावे, इकोनॉमिकल फ्रीडम के अलावे इस देश के युवाओं को कुछ नहीं चाहिए। किसान को कैसे उसके चीज़ों का कीमत मिले, उसको कैसे सस्ते में मिले, कैसे यूथ पर बोझ न पड़े, कैसे गरीबों पर किसी चीज़ की बोझ न पड़े। तो निश्चित रूप से हम एक दिन हम अपने जीने के लिए इस देश को चुनेंगे। जो आज तक कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, एनआरसी, तलाक, वक्फ, ये जो नफरत की चीज़ें हैं, मंडल, कमंडल, ये लोग तो मंडल के विरोधी थे। ये लोग मुसलमान के विरोधी कहाँ थे? ये कमंडल ला के मंडल को ख़त्म करना चाहे, आरक्षण को ख़त्म करना चाहे। तो ये लोग तो हमेशा मुद्दों को भटकाते हैं। और कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान ना करे तो ये लोग तो मुखिया में नहीं जीतेगा। और मुसलमान भाई से हम आग्रह करेंगे, थोड़ा सा शांत और चुप हो जाइए तो बीजेपी मिटिए, खत्म हो जाएगी। चलिए, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव बहुत जज्बाती लीडर हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, तो दिल की बात करते हैं। मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि इसका नफ़ा नुकसान क्या होगा। जो बात कहनी होती है उसे अपने अंदाज में ज़रूर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, अपने अंदाज में ज़रूर कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।